मेरे पिया की महबूबा पार्ट 13। इन दिनों अंशुल गुड़गांव शिफ्ट हो गया था। उसकी जॉइनिंग हो गई थी, बल्कि अब तो वह प्रमोशन की उम्मीद लगाए हुए बैठा था। मेरा ग्रेजुएशन होते ही मैंने गुड़गांव के कॉल सेंटर में अप्लाई कर दिया। अभी तक मैंने घर में इस बात का जिक्र नहीं किया था। मैंने सोचा था अगर मुझे नौकरी के लिए कोई कॉल आएगा तो मैं मम्मी पापा से इजाज़त ले लूँगी। शुरुआत में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इस बात का एहसास था मुझे। वैसे भी कॉल सेंटर में बहुत ही कम वेतन मिलता है, उस पर अगर कोई फ्रेशर हो तो और भी कम। लेकिन धीरे धीरे सैलरी बढ़ने की उम्मीद थी मुझे। हालांकि मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं थी, जो कि कॉल सेंटर की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, लेकिन फिर भी मैं काम चलाऊ अंग्रेज़ी बोल लेती थी। पहले तो मेरे इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी मैंने घर में किसी को जिक्र नहीं किया था, क्योंकि दिल्ली जाना और आना काफ़ी महंगा साबित होने वाला था। उस पर अगर नौकरी नहीं मिली तो समझो पापा मम्मी का मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। इसलिए मुझे पहली नौकरी पकड़ना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि मैं उनको यह विश्वास दिला सकूं कि मैं भी किसी काबिल हूँ। लेकिन साथ ही मुझे इस बात का भी भरोसा था कि जो भी नौकरी मुझे मिलेगी उसे मैं अपनी मेहनत के दम पर अच्छे से निभाऊंगी। समस्या सबसे पहली नौकरी मिलने की थी, और गुड़गांव जैसी जगह में जहां हर स्नातक कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए तैयार खड़ा था, वहां मेरा नंबर शायद काफ़ी पीछे आता था। अब तो एक ही काम हो सकता है कि मैं किसी से जुगाड़ करके अपनी नौकरी पक्की करूं। मैंने अपनी सहेलियों के पते खंगालने शुरू किए। कुछ दोस्तों से मेरी कई सालों से बात नहीं हुई थी। उनसे अचानक अपने लिए नौकरी की बात करना मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन वह कहते हैं कि मजबूरी में सब करना पड़ता है। एक दो दोस्तों से तो मैंने डायरेक्ट मैसेज करके बोल दिया। कुछ दोस्तों से मैं बातचीत बढ़ाने लगी। उन्हीं दिनों जब एक दिन मैंने अंशुल को फ़ोन किया, तब उसने पहले तो अपने अति व्यस्त होने का रोना रोया, और दूसरे ही पल चहक कर उसने मुझे यह बताया, ईशु तुझे पता है हमारे ही डिपार्टमेंट में मेरे साथ कौन काम कर रहा है। मैं उसके सभी दोस्तों के बारे में सोचने लगी, और फिर मैंने एक दो उसके अच्छे दोस्तों के नाम गिनाए। परंतु उसने कहा, इस बार तेरा गेस बिल्कुल गलत है। तो फिर तू ही बता देना किसके लिए तू इतना खुश हो रहा है। अंशुल, मीनाक्षी। मीनाक्षी ने 3-4 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, और अब वह मेरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है। पर वह अच्छी लड़की है, हम जैसे उसे समझते थे ऐसा कुछ नहीं है ईशु। हाँ, लेकिन कॉलेज के वक्त तूने बताया था कि उसका वहाँ पर एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट भी हो गई थी, तो क्या अभी तक शादी नहीं हुई? अरे बहुत बुरा हुआ उसके साथ, उसकी एंगेजमेंट टूट गई, इसलिए बड़ी दुखी थी। मैंने काफ़ी समझाया, अब थोड़ी ठीक है। मैं, अच्छा तुझसे बात करती है वह? पता नहीं था, पहले तो नहीं करती थी वह, है ना? देख अंशु, तू संभल के रहियो, यह बड़ी तेज लड़की है। अंशुल, अरे मेरा क्या ले लेगी यार, मेरे से सिर्फ दोस्ती है, तू बेफिक्र रह, कुछ ऐसा वैसा नहीं होने वाला। उस दिन के बाद से मुझे अंशुल का ज़्यादा दिन तक फ़ोन ना आने पर चिंता होने लगी थी। अब अंशुल के फ़ोनों के बीच का अंतराल बढ़ता जा रहा था। अगर मैं उसे फ़ोन करती तो उसका फ़ोन बिजी आता। मैं थोड़ा परेशान होने लगी थी। इसके बीच एक अच्छी खबर यह मिली कि मेरे एक दोस्त के माध्यम से ही मुझे नोएडा के इंटरव्यू में एक कंपनी ने बुलाया था। नोएडा जाने से पहले मैंने अंशुल को खबर कर दी थी। उसने कोई बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं की थी। मैंने उससे निवेदन किया था कि वह एक दिन की छुट्टी लेकर नोएडा आ जाए, जिससे कि मैं उसके साथ कुछ वक्त बिता सकूं। वैसे भी हम दोनों को मिले करीब 3 महीने हो रहे थे। उस वक्त सुबह के 9:30 बजे थे जब रेलवे स्टेशन पर अंशुल मुझे मिला था। मैं कभी नोएडा नहीं आई थी, इसलिए अकेले जाने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, और यही वजह थी कि मैं अंशुल को साथ लेकर अपने इंटरव्यू के लिए जाना चाहती थी, कि वैसे भी नौकरी के लिए वह मेरा पहला इंटरव्यू था, तो डर लगना लाजमी था।
रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में अच्छे से फ्रेश होकर जब मैं बाहर आई तो रात भर की ट्रेन की थकान काफ़ी कम हो गई थी। अंशुल को देखते ही रही सही थकान गायब हो गई थी, लेकिन अंशुल कहीं खोया खोया सा था। उसके चेहरे पर मुझे देखकर पहले की तरह आने वाली मुस्कान की लंबाई कुछ इंच कम हो गई थी। मुझे लगा कि काम का बोझ कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया है अंशुल पर। वह पहले से भी कमज़ोर हो गया था। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक हम दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सीधा इंटरव्यू के लिए निकलने वाले थे। खाना ऑर्डर करने के बाद मैंने अंशुल से उसकी परेशानी का सबब पूछा। पहले तो उसने टाल मटोल की, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि कोई बात तो है, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, तब उसने जो कहानी सुनाई उससे मेरे पैरों के तले ज़मीन निकल गई। अंशुल, तू सही कहती थी ईशु, मीनाक्षी अच्छी लड़की नहीं है। क्यों, उसने तेरे साथ कुछ किया है क्या? तेरा उसके साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? अंशुल, पहले मुझे यह बता कि तू मुझे माफ़ कर देगी ना? मुझसे एक गलती हो गई ईशु। मैं, पहले गलती तो बता, ऐसे कैसे पता चलेगा कि मैं माफ़ करूँगी कि नहीं? वैसे मैं समझ गई कि तेरा और मीनाक्षी का क्या सीन रहा होगा। बोल, है ना सही बात? मेरी बात सुनकर पहले तो अंशुल ने चेहरा झुका लिया। एक दो बार उसने कुछ कहने के लिए चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन मुझसे नज़रें मिलते ही वापस टेबल की तरफ देखने लगा। शायद हिम्मत जुटा रहा था कुछ रहस्य खोलने के लिए। मैं, अच्छा चल माफ़ कर दूंगी, लेकिन बता तो सही कि बात क्या है? मेरी तरफ से ऐसा सकारात्मक उत्तर पाने की आशा शायद उसे नहीं थी, इसलिए मेरा आश्वासन पाते ही उसके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए और उसने कहा, तेरा शक सही था। मीनाक्षी ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया था और मैं भी पागलों की तरह उसकी हर बात मानता चला गया। मेरी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। कानों को जैसे अपनी सुनी हुई बात पर यकीन नहीं हुआ। अंशुल को मैं बहुत ही सीधा साधा और लड़कियों के मामले में शर्मिला लड़का मानती थी, परंतु मीनाक्षी जैसी बोल्ड और बिंदास लड़की इसके जाल में फंसी हुई, या यह कहना कि यह उसके रूप जाल में फंस जाएगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे आगे उसने हमेशा मीनाक्षी की बुराई ही की थी, जिससे मुझे लगने लगा था कि वह मीनाक्षी को बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।